हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण आदेश हुआ है जो WP 10/772 लगाई गई थी। उस संबंध देख लेते विस्तार पूर्वक। न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। पहला, सभी पक्षों की सहमति से मामले की अंतिम सुनवाई मोशन स्टेज पर की जाती है। यह थोड़ा सा ट्रांसलेशन किया गया है, यह पूरी इंग्लिश में WP डली थी, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। वर्तमान याचिकाकर्ता एसोसिएशन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत दायर की गई, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 68 अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाली मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसे आगे चलकर 1948 का अधिनियम कहा जाएगा। संक्षेप में, वर्तमान याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक मामले के तथ्य और घटनाक्रम निम्नानुसार है। पहला, याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश गैर व्यापारिक निगम अधिनियम 1962 के तहत गैर व्यापारिक निगम के रूप में पंजीकृत एक संगठन है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन सदस्य उद्योगों की शिकायतों के निवारण के लिए याचिकाकर्ता विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता रहा है, जो अनुलंघक P2 में दर्शाए गए हैं। दूसरा, राज्य सरकार ने दिनांक 27/9/2023 की अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया, जिसे दिनांक 6/10/2023 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने 6/12/2023 को उक्त मसौदा प्रस्ताव अधिसूचना पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की और राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना संख्या FB1/2014 के माध्यम से 68वीं अनुसूची रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया है। याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी राज्य दिनांक 6/10/2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मसौदा प्रस्ताव जारी करने से पहले दिनांक 18/7/2019 की अधिसूचना के माध्यम से तैयार सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करते समय राजपत्र सरकार 1948 के अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही और सभी अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि की गई। तीसरा, याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने आगे तर्क दिया है कि 1948 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के तहत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किए विभिन्न इलाकों, क्षेत्रों और विभिन्न अनुसूचित रोजगार को ध्यान में नहीं रखा है। हालांकि अन्य राज्यों में भी यही विचार रखा गया है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी को क्षेत्रवार संशोधित किया गया है, जहां प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन की लागत अलग अलग है। चौथा, प्रतिवादी राज्य ने याचिकाकर्ता संघ के दावे का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया है कि 4/3/2024 की अधिसूचना का इस आधार पर बचाव किया है कि दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करते समय सलाहकार बोर्ड से विधिवत परामर्श किया गया था, जैसा कि उक्त अधिसूचना को पढ़ने से ही स्पष्ट है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सलाहकार बोर्ड की बैठक 15/11/2019 को शुरू हुई थी, जिसके अनुसार मसौदा प्रस्ताव अधिसूचना 6/10/2023 को प्रकाशित की गई थी। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए आपत्तियां और प्रस्ताव मांगे गए थे और इच्छुक व्यक्ति और संघों को 27/9/2023 के साथ 11/11/2023 को भी नोटिस भेजे गए थे। इसका विवरण दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना में दिया गया है। पाँचवा, राज्य सरकार द्वारा दायर उत्तर के अलावा प्रतिवादी नंबर 6 और 7 यूनियनों ने भी याचिका पर अपने उत्तर दायर किए, जिसमें कहा गया है कि वे राज्य सरकार द्वारा तैयार सलाहकार बोर्ड का हिस्सा थे और 15/11/2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में भाग लिया था और वर्तमान याचिका में आवश्यक पक्ष है। इस प्रकार इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के अनुसार उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवादी यूनियनों द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार के लिए पूरे राज्य में मजदूरों और श्रमिकों को बाजार की मुद्रास्फीति से निपटने और जीवित रहने और जीवित स्तर की गारंटी देने के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करना अनिवार्य है। 2014 के बाद धारा 5/1948 के अधिनियम
के तहत सलाहकार बोर्ड वर्ष 2019 में 15/11/2019 को बुलाया गया था। परिणाम स्वरूप श्रमिकों और कामगारों को अधिनियम 1948 के प्रावधानों के विपरीत 5 वर्षों के बजाय 10 वर्षों की अवधि के बाद संशोधित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हुई है। आगे कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 8171 2014 में दिनांक 9/7/2015 के आदेश के तहत उसी याचिका को खारिज कर दिया है जो वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2014 में न्यूनतम मजदूरी के तत्कालीन संशोधन को चुनौती देते हुए उन्हीं आधारों पर दायर की गई थी। प्रतिवादी यूनियनों ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना और मजदूरी में 25% वृद्धि का समर्थन किया है, क्योंकि इससे शहरों और कस्बों में रहने वाले श्रमिकों के बीच एकरूपता आएगी। इसके अतिरिक्त महानगरों की तरह शहर में रहने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। छठवां, इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने दिनांक 8/5/2024 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में दिनांक 24/5/2024 को आदेश जारी किया है, जिसके तहत वर्तमान रिट याचिका में अंतरिम स्थगन के अधीन मूल वेतन और महंगाई भत्ते को दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करने से पहले प्रचलित दरों के अनुसार बहाल कर दिया गया था। सातवां, इसके बाद इस न्यायालय ने मामले के उक्त श्रम आयुक्त और ओआईसी द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर याचिकाकर्ता और सभी हितधारकों के साथ क्षेत्रवार उद्योगवार वर्गीकरण पर विचार करने और सभी हितधारकों को इसके बारे में सूचित करने के लिए बैठक बुलाने के लिए दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया कि 6/8/2024 और 8/8/2024 को श्रम आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 1/8/2024 के अनुसरण में वेतन में संशोधन पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। यह आगे कहा गया है कि उपयुक्त बैठक 16/8/2024 को बुलाई गई थी और इसके बाद न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार ने श्रम विभाग के माध्यम से 30/8/2024 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी की दिनांक 29/8/2024। अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव विशेष रूप से क्रम संख्या 36, क्रम संख्या 59 और क्रम संख्या 72 के बाद, जिसमें अनुसूची को जोड़ना समाविष्ट करना शामिल है। क्रमांक 36A पर कपड़ा और मेडअप, क्रमांक 59A पर परिधान, बुना हुआ तकनीक कपड़ा तथा क्रमांक 73 पर फुटवियर निर्माण याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19/1/2025 की अधिसूचना के माध्यम से उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन को अधिसूचित किया गया। दिनांक 27/1/2025 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने प्रमुख सचिव और श्री LP पाठक को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन परिस्थितियों निर्देशों को स्पष्ट किया गया था जिनके तहत 1/8/2024 को सुलह के लिए बयान दिया गया था। इसके बाद 4/2/2025 को विधिवत हलफनामा दाखिल किया गया, जिसने 27/2/2025 को इस न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संतुष्ट किया। न्यायालय को यह भी बताया गया कि सलाहकार बोर्ड की बैठक 6/2/2025 को बुलाई गई थी। हालांकि जब 10/2/2025 को सुनवाई के लिए मामला उठाया गया तो दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार याचिका पर अंतिम रूप से सुनवाई की जाती है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सबसे पहले राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/2024 को विवादित अधिसूचना पारित करते समय धारा 3A को ध्यान नहीं रखा है और विवादित अधिसूचना पारित करने से पहले 1948 के अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि विवादित अधिसूचना दिनांक 4/3/2024 और मसौदा अधिसूचना दिनांक 29/9/2023 को जारी करने से पहले न्यूनतम मजदूरी के लिए सलाहकार बोर्ड से परामर्श नहीं लिया गया है और इस प्रकार यह 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 8/5/2024 के अंतिम आदेश पारित होने तथा 1/8/2024 को राज्य अधिकारी द्वारा दिए गए सुलह प्रस्ताव के बाद श्रम आयुक्त के समक्ष किए गए घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला। आइए संख्या 11,856/2024 वाले अंतरिम आवेदन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें अनुलंघन माध्यम से याचिका दायर करने के बाद घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर लाया गया। इसी प्रकार यह एक अन्य अंतरिम आवेदन संख्या 1039/25 को इंगित किया गया, जिसके तहत 19/1/2025 की संशोधन अधिसूचना रिकॉर्ड पर लाई गई, जो इस प्रकार है। यह श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2025। यह जो बीच में बैठक हुई थी सलाहकार बोर्ड की, तब यह पेश किया गया। प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश अनुसार रत्नाकर झा, अपर सचिव।
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 19/1/2025 की उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में 1/8/2024 के बाद आयोजित बैठकों में राज्य सरकार द्वारा विचार विमर्श और विचारों के अनुसरण में अनुसूचित रोजगार में संशोधन किया गया और इसमें अनुसूची की प्रविष्टियाँ शामिल है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने उनकी शिकायत और प्रस्ताव पर विचार किया है, जिसके अनुसार 19/1/2025 की अधिसूचना जारी की गई और क्रमांक 36 से क्रमांक 59 और क्रमांक 73 पर नए अनुसूचित उद्योग डालने के माध्यम से याचिकाकर्ता एसोसिएशन और उसके सदस्यों के लिए नई प्रविष्टियाँ बनाई गई। इसलिए याचिकाकर्ता के दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के प्रभाव से छूट देनी चाहिए और कानून के अधिदेश की आवश्यकता है कि न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए नई प्रक्रिया 1948 के अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत निर्धारित तरीके से शुरू की जानी चाहिए। पुनरीक्षित राज्य के विद्वान वकील ने दिनांक 4/3/2024 की आपत्तिजनक अधिसूचना का समर्थन करते हुए कहा है कि 1948 के अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जारी किया है। हालांकि उन्होंने दिनांक 19/1/25 की संशोधित अधिसूचना जारी करने और न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के संबंध में सभी हितधारकों के साथ बैठकों में 1/8/2024 के बाद राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विवाद नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 6 और 7 यूनियन के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिसूचना 19/1/2025 के लागू होने का 4/3/2024 को लागू किए गए न्यूनतम वेतन संशोधन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि संशोधन अधिसूचना 19/1/25 से संभावित प्रभाव रखती है और इसके पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि न्यूनतम वेतन के संशोधन के उद्देश्य से दिनांक 7/1/2025 की अधिसूचना का कार्यान्वयन प्रभावी हुआ। केवल तभी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन 4/3/2025 से देय 5 के पूरा होने के बाद होगा। प्रतिवादी संख्या 6 और 7 यूनियन के विद्वान वकील इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर आगे भरोसा करते हैं। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में रीट याचिका संख्या 8173 दिनांक 9/7/15 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मध्य प्रदेश राज्य बनाम RD शर्मा एवं अन्य 22/13 और भारत संघ बनाम मोहन नायर 2020 SC 421 अपने तर्क में समर्थन है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद पर निर्णय लेने से पहले हम सर्वप्रथम 1948 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ ले सकते हैं। निम्नानुसार है। धारा 3 मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करना। यहाँ किस नियम के तहत वेतन वृद्धि करना है उसका जिक्र किया गया है। धारा 3, धारा 5 न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और संशोधित करने की प्रक्रिया, यह पूरा इसमें मेंशन किया गया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 4/3/2024 की आपत्तिजनक अधिसूचना को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि 1948 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान न्यूनतम मजदूरी के क्षेत्रवार और उद्योगवार संशोधन के संबंध में उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है, जो कि 1948 के अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारित है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य विवाद दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के प्रख्यापन से पहले सलाहकार बोर्ड के साथ पूर्व परामर्श से संबंधित है, जो कि 1948 के अधिनियम की धारा 5 के अनुसार अनिवार्य है। हालांकि यह देखते हुए कि सुनवाई और कार्रवाई के दौरान चर दूसरी दिशा में स्थानांतरित हो गए और दिनांक 19/1/2025 की संशोधित अधिसूचना के मद्देनज़र अब इस याचिका में दिनांक 4/3/2024 की आपत्तिजनक अधिसूचना की वैधता के प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी राज्य ने उत्तर दाखिल करते हुए ये याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार पर विवाद किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता एसोसिएशन की शिकायत पर सुलह और पुनर्विचार के लिए एक रास्ता बढ़ाया है। विशेष रूप से 1/8/2024 को 1/8/2024 के बाद या आयोजित बैठकों में राज्य सरकार के सावधानीपूर्वक विचारों के परिणाम स्वरूप 19/1/2025 की अधिसूचना जारी की गई, जो 1948 के अधिनियम के अनुसूची भाग 1 प्रविष्टि को संशोधित करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय याचिकाकर्ता एसोसिएशन के उद्देश्य पर जहां तक इसके सदस्यों का संबंध राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है। वर्तमान याचिका में अंतरिम रोक जारी रखने के दौरान अनुसूची भाग 1 को दिनांक 19/1/25 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया है और ऊपर बताए अनुसार नई प्रविष्टियाँ डाली गई है। हम यह उचित समझते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख
का लाभ याचिकाकर्ता एसोसिएशन को दिया जाना चाहिए, चूँकि उद्योग दिनांक 19/1/25 की अधिसूचना के माध्यम से सम्मिलित किए गए। यह न्याय संगत होगा कि उद्योगों की नई सम्मिलित श्रेणियों के संबंध में राज्य सरकार ने अनुरोध पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी के संशोधन और कार्यान्वयन के लिए 1948 के अधिनियम धारा 3 और 5 के तहत निर्धारित नई प्रक्रिया शुरू की। इसलिए न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने और राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रूप को पुनरीक्षित प्रतिबंधित करने के लिए वर्तमान याचिका का निपटारा राज्य सरकार को निर्देश के साथ किया जा रहा है कि वह न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित नई प्रक्रिया शुरू करे, ताकि संशोधन न्यूनतम मजदूरी को अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की तारीख से लागू किया जा सके, जिसे 19/1/25 की अधिसूचना के माध्यम से शामिल किया गया है। क्रमांक 36 है। क्रमांक 59 है। परिधान विनिर्माण बने हुए तकनीक की कपड़े। क्रमांक 73 फुटवेयर निर्माण। यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि याचिकाकर्ता संघ दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के निहितार्थ से मुक्त रहेगा, क्योंकि 8/5/2024 को उनके पक्ष में अंतिम स्थगन पारित किया गया। हालांकि चूंकि यह मुद्दा कई श्रमिकों को और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के भुगतान से जुड़ा है, इसलिए यह आगे निर्देश देना विवेकपूर्ण होगा कि राज्य सरकार आज से 2 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त अभ्यास को समाप्त करने पर प्रयास करेंगे और 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके और प्रक्रिया सलाहकार बोर्ड की बैठकों में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। तदनुसार याचिका वैध है। निपटारा शर्तों और पूर्वोक्त निर्देशों के अनुसार। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। गजेंद्र सिंह न्यायाधीश। ये जो आदेश हुआ है इसमें उन्होंने यह केस तो क्लोज कर दिया है WP 10/772, लेकिन जो 94/01 है जिसका 6 मार्च को केस लगा है उसमें भी अंतिम सुनवाई होना है, क्योंकि वह तो अभी जीवित है वाली WP से भलाई बंद किया गया है। हम आशा करते हैं बहुत जल्द इस पर निर्णय हो। और बात आ रही थी जो मिल एसोसिएशन जिनने रीट लगाए थे उनके लिए श्रम विभाग ने नई व्यवस्था कर दी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि न्यूनतम वेतन वृद्धि पुनरीक्षित होगी कि नहीं होगी। इस बात पर माननीय न्यायालय बहुत जल्द निर्णय ले। 6 मार्च को जो अंतिम सुनवाई होना है 94/01 की। धन्यवाद।